हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम लेकर आए हैं थर्ड लेक्चर किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। अभी तक हम 2 लेक्चर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की थ्योरी, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है और फैराडेज का फर्स्ट लॉ पढ़ चुके हैं। अब फैराडे का सेकंड लॉ आज हम पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे सेकंड लॉ के बेस पर। समझ रहे हो? तो चलिए स्टार्ट करते हैं फैराडेज का सेकंड लॉ। फैराडेज का सेकंड लॉ स्टार्ट करने से पहले पिछले लॉ की छोटी छोटी बातें बता देता हूँ। पिछला लॉ ये कहता था कि अगर हम किसी क्लोज्ड करंट कैरिंग कंडक्टर के पास जो क्लोज्ड लूप बनाता हो उसके आसपास अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें या एरिया को चेंज करें या थीटा को चेंज करें या हम ओवरऑल बोले कि मैग्नेटिक फ्लक्स को ही चेंज कर दें तो उस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण उसमें एक करंट भागने लगेगा। समझ रहे हो? ये था फैराडेज का फर्स्ट लॉ। अब फैराडेज का सेकंड लॉ ये बोलता है कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये कैसे पता चलेगा। इसी को बताने के लिए फैराडे ने एक और लॉ दे दिया। समझे? पहले तो बताया उसने ईएमएफ इंड्यूस होगा अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को या मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते जा रहे हैं, ये मैग्नेट पास ज़्यादा कर रहे थे तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया। अब कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा ये भी तो बताना जरूरी है ना यार, ऐसे बोल के चले गए तो कैसे काम चलेगा। तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा ये बताया उसने फैराडे ने अपने सेकंड लॉ में। तो फैराडे का सेकंड लॉ ये बोलता है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ होगा, फैराडे का सेकंड लॉ बोलता है बच्चों कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, मैं दोबारा बोलूँगा कि कई बच्चों को बहुत गलत फहमी है कि फैराडे ने ये बोला था फर्स्ट लॉ में कि अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करें तो करंट इंड्यूस होता है। बिल्कुल भी नहीं, फैराडे ने ये नहीं बोला कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से करंट इंड्यूस होगा। फैराडे ने बोला मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होगा अगर वो कॉइल क्लोज्ड लूप हुआ तो करंट इंड्यूस होता है। ये बात को याद रखें, अपनी मर्जी से तोड़ मड़ोड़ ना करें लॉ में। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको 5B बोलते हैं। 5E इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था बच्चों। तो ये बोलता है फैराडेज का सेकंड लॉ, ये लिख भी रखा है। E इज डायरेक्टली, E यहाँ पर ईएमएफ की बात कर रहा हूँ मैं। E यहाँ पर क्या है? ईएमएफ है। किताबों में इसको डिजाइनर E ऐसे बना देते हैं ताकि E को आप किसी और चीज़ से, एनर्जी से ना मिस प्लेस कर पाएँ। सही है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ किसके? मैग्नेटिक फ्लक्स के। कितना मैग्नेटिक फ्लक्स कितने टाइम में चेंज हुआ है, तो वो किस हिसाब से चेंज हो रहा है। जल्दी जल्दी हो रहा है, तेज तेज हो रहा है, स्लो स्लो हो रहा है। जितनी जल्दी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतना ही ज़्यादा ईएमएफ आएगा। जितनी स्लो ईएमएफ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतना ही कम ईएमएफ इंड्यूस होगा। कैसे देखो, ये अगर एक मैग्नेट है, ये क्लोज्ड कंडक्टर है, इसके आस ऐसे इसके पास हम मैग्नेट को ऐसे आगे पीछे करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। अब अगर मैं इसको धीरे धीरे करूँगा, धीरे धीरे, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होने की जो रेट है वो स्लो होगा, मतलब कम ईएमएफ। अगर मैं इसको तेज तेज करूँगा तो इसके अंदर ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस हो, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने का रेट ज़्यादा है। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अगर ज़्यादा है तो ईएमएफ ज़्यादा होगा तो करंट भी ज़्यादा आएगा। समझे मेरी बात? पक्का? तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा 5B बाय डेल्टा टी। और इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, E इज इक्वल टू K डेल्टा 5B बाय डेल्टा टी। के यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर आया के कांस्टेंट, और हमने बाद में पता चला के की वैल्यू 1 है। अगर के की वैल्यू 1 है तो ईएमएफ का फॉर्मूला आया ये, ईएमएफ का फॉर्मूला। अच्छा, ये तो पता है ना सबको ईएमएफ क्या होता है। ईएमएफ में तो कोई दिक्कत नहीं। ईएमएफ एक क्या है? फोर्स है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ इज अ काइंड ऑफ फोर्स और नॉट? नो, ईएमएफ इज नॉट अ काइंड ऑफ फोर्स। कभी पढ़ा? टाइप्स ऑफ फोर्स 11th क्लास में पढ़े थे कि उसमें ईएमएफ भी आता। ईएमएफ एक पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों, वोल्टेज है ईएमएफ। पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ बोलते हैं। नाम इसका किसी पागल ने ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रख दिया किसी जमाने में, अभी तक चलता आया है, बट ये एक पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज है ये। तो इसकी यूनिट वोल्ट होगी। इसकी यूनिट क्या होगी? वोल्ट होगी। इसको वोल्ट में मेजर करते हैं तो कितना आएगा ईएमएफ, वो बताएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो E की वैल्यू आई ये, समझे? E की वैल्यू आई ये, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अभी हम क्या करेंगे,
मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे मान लेता हूँ कि तुम मान के चलो कि अगर मैं बोलूँ, इसको लिखा रहने देते हैं, अगर मैं बोलता हूँ कि जो कॉइल है, जो आपका कॉइल है, कॉइल कौन सा कॉइल, जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया था, क्लोज्ड कॉइल था जो, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो, या उसकी रेजिस्टेंस मान लो, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, जो रेजिस्टेंस है कॉइल की, वो मान लो तुम कैपिटल आर नहीं, स्मॉल आर मान लो। कैपिटल क्या मान लो, स्मॉल आर मान लो। तुम्हें पता है ओम्स लॉ होता है V = IR, है ना। ये हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, डेल्टा V लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से I का फॉर्मूला क्या आएगा, डेल्टा V/R, डेल्टा V/R, सही है ना, डेल्टा V/R, डेल्टा V/R। अच्छा तुम्हें ये बात तो पता है कि जब हम करंट ये चेंज जब हम थोड़ा सा बड़ा लेते हैं तो डेल्टा रखते हैं, जब हम छोटा सा चेंज लेते हैं तो क्या रखते हैं, डी रख देते हैं। तो ई को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ना, E = d∅B/dt। क्या ऐसा लिखने में कोई दिक्कत, दोनों तरीके से लिख सकता ना। यहाँ मतलब यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ बहुत छोटा चेंज है, तो डी लगाना। और अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसका मतलब ये जो EMF आया, ये एवरेज EMF होगा, पॉइंट टू बी नोटेड। ये कौन सा होगा, डी वाला, ये इंस्टेंटेनियस होगा ना यार, ये कौन सा होगा, इंस्टेंटेनियस होगा, एवरेज होगा, ये एवरेज वाला होगा। ज़्यादा बड़े का एवरेज लोगे तो एवरेज आएगा, ये छोटा बहुत कम टाइम के लिए हो रहा है, तो ये इंस्टेंटेनियस EMF होगा। अगर देखो मतलब तो एक ही है, और ये क्या है, ये एवरेज है, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस है। ऐसे ही मैं करंट भी एवरेज और इंस्टेंटेनियस कोई भी निकाल सकता हूँ, मुझे जो पूछा गया वो निकाल दूँ। अगर मुझे I एवरेज पूछा गया, समझो, अगर मुझे I एवरेज पूछा गया तो जो मैं डेल्टा V की वैल्यू रखूंगा वो एवरेज वाली रखूंगा, सही नहीं है, तो मैं वो वैल्यू कौन सी रखूंगा, एवरेज वाली रखूंगा। रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस को तो कांस्टेंट ही होता है ना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता था, तो इसके साथ कांस्टेंट हटाकर आ रहा है, तो ये तो कांस्टेंट है ना, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरेज हो इंस्टेंटेनियस हो। तो I एवरेज के लिए डेल्टा V को एवरेज रख दूं। अब डेल्टा V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है क्या हमारे लिए, तो E एवरेज है, तो मैं I एवरेज को E एवरेज अपॉन R बोल दूं। अब रेजिस्टेंस मेरी कॉइल की मैंने मानी R, तो मैं इसको ऐसा लिख दूं, I एवरेज = E एवरेज अपॉन R। अगर हम बोलूं I इंस्टेंटेनियस निकालने की बात करूं, करंट इंस्टेंटेनियस कितना है, तो E इंस्टेंटेनियस अपॉन R, और R तो R है, ये रहा, E इंस्टेंटेनियस अपॉन स्मॉल r रेजिस्टेंस है कॉइल की जिसमें करंट इंड्यूस हुआ है, EMF इंड्यूस हुआ है, सही है जी, पक्का। अब तुम देखो E एवरेज का फॉर्मूला कितना है, E एवरेज का फॉर्मूला ये रहा, मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूँ तो I एवरेज कितना आएगा, I एवरेज आएगा ΔΦB/ΔT, और 1/R है तो इसको 1/R ऐसा लिख दो। ये आया मेरे पास I एवरेज का फॉर्मूला। अगर तुम्हें I एवरेज निकालने को बोल दिया जाए, एवरेज करंट निकालने को बोल दिया, तो ये फॉर्मूला लगाओ। अगर तुम्हें इंस्टेंटेनियस करंट निकालने को, इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब होता है पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, एक पर्टिकुलर टाइम पे उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है। मैं बोलूँ टाइम चलते चलते 2 सेकंड हो गया, तो पर्टिकुलर 2 सेकंड पे कितना करंट फ्लो करेगा। मैं बोलूँ 2 सेकंड में कितना करंट फ्लो किया, तो वो एवरेज है। 0 से लेकर 5 सेकंड तक कितना करंट फ्लो किया, वो एवरेज निकालोगे यहाँ से यहाँ तक का। अगर बोलो 5 में सेकंड के ऊपर कितना फ्लो किया, जब 5 सेकंड हुए तब कितना था, तो वो इंस्टेंटेनियस होता है। तो इंस्टेंटेनियस के लिए आप क्या करोगे, इंस्टेंटेनियस की वैल्यू ये रही, तो E इंस्टेंटेनियस की जगह ये रख दो, तो क्या रखोगे, dΦB/ΔT × 1/R। 2 फॉर्मूले नोट करो, इनके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। समझ में आ रही है ना। फैराडे के सेकंड लॉ ने क्या बताया हमें, फैराडे के सेकंड लॉ ने बताया जो फर्स्ट लॉ नहीं बता पाया। बिल्कुल, फर्स्ट लॉ ये नहीं बता पाया कि कितना मैग्नेटिक कितनी EMF इंड्यूस होगी। तो फैराडे ने बोला कि यार ऐसे तो मज़ा नहीं आ रहा, मैं तुम्हें बता तो दूं, जैसे तुम्हारे नंबर आए पेपर में, तुम बोल दो कि सर टीचर बोल दे पास हो आप, अब सारे बच्चे पास हो, बट नंबर जब तक नहीं पता चलेंगे कि कितने आए, तुम्हें मज़ा नहीं आएगा, तुम्हारे घर वालों को नहीं आएगा, तुम तो खुशी होगे कि अच्छी बात है नहीं पता चल रहे नंबर, वेरी गुड, कमी आने थे हमारे तो। बट फिर भी तो एग्जैक्ट लॉ तब बनता है जब उसकी पूरी डिटेल बताई जाए। तो फैराडे ने पूरी डिटेल बताई कि EMF इंड्यूस होगा, कितना होगा, ये किस पे डिपेंड करेंगे, किस पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करेगा। तो ओके, समझ में आया।
ठीक है जी, तो होपफुली आपको फैराडे का सेकंड लॉ भी समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम अगले किसी टॉपिक के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। तब तक आप पढ़ते रहिए, इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें। ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।